हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज निखिल और ये बेसिकली तुम्हारा वन शॉट होने वाला है कॉस्ट चैप्टर का। जैसे जैसे हमने से प्रीवियस सारे जितने चैप्टर कर लिए वन शॉट में, और कुछ कुछ के दो पार्ट से बने थे, बट ये भी वन शॉट होने वाला है। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। और ये होल वीडियो बेसिकली आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इसको वन शॉट आप रिवाइज करके अपने एग्जाम को एकदम मस्त छोड़ देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं। तो कॉस्ट होता क्या है? देखो, एक दो चीज होती है। एक बच्चे इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको आप ध्यान रखना है। एक होती है कॉस्ट, कॉस्ट और प्राइस। देखो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कॉस्ट होता है कि जो बनाने की लागत है, ये जो हमारा कॉस्ट नाम चैप्टर का नाम ही कॉस्ट है, तो पहले पता तो होना चाहिए कॉस्ट क्या होता है। उससे सिमिलर प्राइस होता है, तो फिर प्राइस में कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसीलिए पहले इससे स्टार्ट करो। उसके बाद तो बेसिकली चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि स्टार्टिंग में तो कुछ स्टेप्स के कॉस्ट है, किस किस स्टेप के कॉस्ट होते हैं। फिर हमको बस बेसिकली ओवरव्यू लेने की कि हाँ कैसे कैसे कॉस्ट होते हैं, तो हमें एज अ हमारे नॉलेज के लिए हमको पता होना चाहिए ना कि कितने कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं। ओके। तो देखो यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है, आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब बहुत सारे कॉस्ट है, बट बेसिकली हमारे मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर जो भी नीचे डायग्राम्स है, ये सारे कर्व्स है, ये सब। बट हाँ, बेसिकली थोड़ी बहुत कॉस्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कॉस्ट की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। एक मिनट। देखो, और कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट वो जो एक मैन्युफैक्चर को बनाने का खर्चा आ रहा है, एक बनाने का खर्चा। सपोज करें अगर मेरे को एक डब्बा बनाने के लिए 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो मैं 100 रुपए में ही थोड़ी बेच दूंगा। अगर मेरे को 100 रुपए का बनाने का खर्चा है, तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा? इसके अंदर जीएसटी ऐड, टैक्स वगैरह ऐड होंगे, इसके अंदर मैं प्रॉफिट ऐड होगा। हम्म, ये सब ऐड करने के बाद मैं बेचूंगा ना, तो उसको बोलेंगे प्राइस। देखो, कॉस्ट जो मेरा बनाने का खर्चा आ रहा है, और इन सबको ऐड करिए, जितना बनाने का खर्चा आया, जितना कोई टैक्स लगा, कोई प्रॉफिट मैंने ऐड किया, उन सबको लगाने के बाद जो है उसको बोलेंगे प्राइस। सपोज करते हैं कि 100 रुपए तो हमारे, एक मिनट, उल्टा कैसे चला मारता है। हम्म 100 रुपये हमारा बनाने का खर्चा आया था, प्लस में ये 50 रुपए इन सबको मिला के ले लेते हैं। इन सबको मिला के कितना? 50 रुपए। ओके, तो अब जो प्राइस होगी हमारी, वो होगी 150। 150 होगी प्राइस, ये हमारा प्राइस। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली कॉस्ट। और जो हमारा बनाने का खर्चा आता है, जितना भी एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को कहना बनाने का खर्चा लगा, एक डब्बे को बनाने के लिए 100 रुपए लग रहे हैं, एक डब्बे को बनाने के लिए 100 रुपए लगे, तो उसकी कॉस्ट है 100 रुपए। बट उसको जो बेचेगा मार्केट में, हम एकदम जितने का बनाया उतने को थोड़ी बेच देंगे, उसको तो हम बेचेंगे, प्रॉफिट में बेचेंगे ना। तो उसमें कुछ टैक्स भी इंक्लूड होता है, कुछ प्रॉफिट भी इंक्लूड, उसके बाद जो एकदम फाइनल प्राइस आता है उसको बोलते हैं प्राइस। ओके। ओके, बस ये नॉलेज के लिए था। उसके बाद चलो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक से भटकना नहीं है, एग्जाम पास आ रहा है, तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ये भी विद इन 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपको पूरा वीडियो। पूरी वन शॉट। चलो हाँ। ओके, मैं हाईलाइटर ले लूँ। तो सबसे पहला क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट की अगर हम से बात करें, तो अकाउंटिंग कॉस्ट वो होती है जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। जैसे कि हमने कोई परचेज किया, तो हम कहते हैं लेजर जर्नल बनाते हैं ना, तो उसकी एंट्री करते हैं, परचेज की एंट्री होती है। किसी को हमने वेजेस, हमने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी, हमने कोई इक्विपमेंट परचेज किया, एसेट परचेज किया, तो वो सारी कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं, वो सब क्या होता है? अकाउंटिंग कॉस्ट। ओके, अकाउंटिंग कॉस्ट वही जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग कॉस्ट is the cost which is accounted for, that is recorded in the books of account, recorded in the books of account। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि ऑल पेमेंट्स, जैसे हम सारे पेमेंट्स की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना, ऐसे ऑल पेमेंट्स। और भी समझ सकते हो, परचेस ऑफ एसेट क्या नाम है, पेमेंट, रेंट पे करते हैं हम, सैलरी पे करते हैं, वो सब क्या नाम है? अकाउंटिंग कॉस्ट होते हैं। और ये बेसिक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो हमें दिख रहा है कि हमारा खर्चा हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कि मेरे जेब से, यहाँ से जेब से पैसे निकाल के मैंने किसी अदर पर्सन को दे दिया, मैंने क्या नाम है जिससे एसेट खरीदा है, जिससे मशीनरी खरीदी, उसको मैंने पैसे दे दिए, अपने रेंट वाले को पैसे दे दिया, तो हमको दिख रहा है मेरे जेब से पैसा जा रहा है। ये एक्सप्रेस कॉस्ट जो कि हमको दिख रही है। बट ये हमें और अकाउंटिंग कॉस्ट खाली एक्सप्रेस कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, जो हमको दिख रही होती है, जिसको हम रिकॉर्ड रहता है। ओके, बट इकोनॉमिक कॉस्ट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक्सप्रेस कॉस्ट तो लेते ही है। एक मिनट, कहाँ गया? इसके अंदर एक्सप्रेस कॉस्ट तो लेते ही, साथ ही साथ हम इट्स ऑल इट्स नॉट ओनली इंक्लूड एक्सप्रेस बट इट आल्सो इंक्लूड रिकॉर्ड्स इम्प्रेस कॉस्ट। ये दोनों को ऐड करते हैं। ये एक्सप्रेस कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, और साथ ही इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कि देखो, अगर एज ए मैं खुद ही सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं खुद को ही खुद को पैसे दे रहा हूँ, और
मेरा क्या नाम है होम है, मैं घर से अपना बिजनेस कर रहा हूँ, और मैं अगर कहीं और बिजनेस करता, अगर मैं ऑफिस रेंट पे लेता, अगर मैं ऑफिस ऑफिस रेंट पे लेता, और वहां पे मेरे को एज अ 10,000 रुपये मेरे को पर मंथ पे करना पड़ता, पर मंथ मेरे को पे करना पड़ता, तो एज अ मेरा 10,000 मेरा जा रहा है ना वहाँ पे खर्चा। बट अगर मैं खुद के घर पे अपना क्या नाम है घर पे अपना ऑफिस बना लिया, अब मैं क्या नाम है ये ऑफिस का पेमेंट तो नहीं कर रहा ना, बट अगर मैं ये पेमेंट करता, तो इन फ्यूचर मेरे को तो पेमेंट करनी पड़ती थी, इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आता है अ, कि अगर क्या नाम खुद सेल्फ एम्प्लॉय और मैं अपने घर पे अपना काम करूँ, अगर मैं अगर इसकी जगह ऑफिस लेता तो तुमको पेमेंट करना पड़ता है, या तो फिर मैं अपने घर को एज ए रेंट पे कर देता, तो उसके बदले मेरे को पैसे आते, बट वो ना मेरे पैसे आ रहे हैं ना मैं किसको अपने किसी और को पैसे दे, इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि जो मैं खुद को पे कर रहा हूँ। अगर मैं कोई एम्प्लॉय रखता है, मैं अपने घर को साफ सफाई करने के लिए मैं घर तो मैं ऑफिस हो गया, अब मैं उसको साफ सफाई करने के लिए एक एम्प्लॉय रखता, वो काम भी मैं खुद से ही कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अगर मैं पर मंथ उसको 1,000 रुपये भी देता, अब वो काम भी मैं खुद से ही कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको पैसा देता तो वो तो मेरे कॉस्ट के तरीके आता है, बट वही पैसा मैं खुद को दे रहा हूँ, कह रहा मैं वही पैसा मैं खुद को दे रहा, ये आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ओके, जो कि हमको दिखती नहीं है, बट अगर हम उसको खर्चा होता तो वो हमें तो वो पेमेंट हमारी तरफ से जाती है, ओके। तो वही एक्सप्लिसिट कॉस्ट फिर क्या नाम है, छुपी टाइप की कॉस्ट होती है, जो कि हमको दिखती नहीं है डायरेक्टली, बट वो भी एक तरीके से कॉस्ट होती है, ओके। तो अगर अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करें, तो ये एक थोड़ा सा बड़ा डब्बा होता है, देखो, अगर ये कॉस्ट है, अगर इसके अंदर इसके हाईलाइटर लेने के लिए, अगर इसके अंदर ये पूरी कॉस्ट का ये पूरा कॉस्ट है, हम्म, ओके, इसके अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आती है, प्लस में इसके अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है, ओके। अगर इसके अंदर बस अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो इसको बोलेंगे हम अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, ओके। जो बेसिकली जो कि छोटा पार्ट होता है, अगर इस पूरे को जोड़ दे, इस पूरे को मतलब इसको भी और इस वाले एरिया को भी जोड़ दे, तो इसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, ओके। इकोनॉमिक कॉस्ट इससे वाइडर टर्म होते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट इससे नैरो टर्म होती है, क्योंकि इसमें खाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होता है, साथ ही साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, ओके। तो यहीं तक था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की डेफिनेशन, ओके। तो ये बेसिकली तुम्हारे नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट आप लोग मेरे हिसाब से समझ ही गए, इम्प्लिसिट कॉस्ट वही कॉस्ट जो अगर हम खुद को पे कर रहे हैं, कि हम खुद को पे रहे हैं, मैं खुद को एज अ खुद ही एम्प्लॉय, मैं खुद से ही खुद को पैसा दे रहा हूँ, मैं क्या ना अपने घर को भी मैंने ऑफिस में कन्वर्ट कर लिया, मैं कहीं और ऑफिस लेता तो मेरे तो पैसा जाता ना, बट अब मैं खुद को ही क्या ना मैं मेरे घर पे अपना ऑफिस कर लेता, अब तो मेरा वो पैसा नहीं जा रहा है। और ऐसा अगर मैं कहीं और रेंट लेता, और मैं अगर घर पे किसी और को रेंट कर देता, तो वहां से मेरे को इनकम आती ना, वो इनकम तो नहीं आई, तो एक तरीके से कॉस्ट ही तो हुआ, मेरा खर्चे ही तो हो रहा है वो मेरी तरफ से। अगर मैं किसी साफ सफाई कराने वाले का भी काम मैं खुद ही कर रहा हूँ, अपने घर को साफ कर रहा हूँ, अपने ऑफिस को साफ कर रहा हूँ, तो वो भी मैं किसी और को देता, तो वहां पे मेरा पैसा जाता। तो ये सब आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर। तो दूसरा पढ़ना था मैं आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने चेंज कर लेता हूँ। आउटले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी, क्या नाम है, आउटले कॉस्ट तो वही अकाउंटिंग कॉस्ट जैसे समझ सकते हो, जो रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, and ये भी क्या है ना एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही होता है, ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही होता है, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ ये सारे हमारे खर्चे से, कि ऑल पेमेंट, हम्म, ओके, ऑल पेमेंट। फिर ये आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये होता है इन एक मिनट, ये होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कि हमको दिखती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे, इससे पहले भी बताया, इट इज अ कॉस्ट, इट इज अ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, जो कि हम पीछा छोड़ के आ चुके हैं, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को एग्जांपल से समझते हैं हम, एग्जांपल से, अगर मैं एज ए जॉब कर रहा हूँ, और मेरे को एक जगह एक कंपनी मेरे को दे रही है 50,000, और दूसरी कंपनी दे रही है मेरे को 30,000, ठीक है, और मैं तो अपने फायदे ही चुनूंगा, तो मैंने 50,000 वाली जॉब को चुन ली, तो अब जो अगर मैं 50,000 की जॉब नहीं चूज करता, तो मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, जिसको मैं जिसको मैं छोड़ के आ रहा हूँ, क्या नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको हम छोड़ के आ रहे हैं, तो मेरे नेक्स्ट बेस्ट तो ये 30,000 ही है ना, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको मैं छोड़ के आ रहा हूँ इसके लिए। अगर मैंने इसको ग्रैब कर लिया, मैंने 50,000 वाले जॉब को चूज कर लिया, तो इसलिए 30,000 मेरी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको मैं छोड़ के आ रहा हूँ ना, ओके। अगर मैं ये नहीं लेता, अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो फिर तो मैं इसी की साइड जाता ना, अब तो इसको ऑप्शन ही नहीं होता, ओके। अपॉर्चुनिटी इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ओके। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर ये अपॉर्चुनिटी का जैसे डेफिनेशन में पूछ रहे थे, आप इसको याद कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, रिकॉर्ड इन द नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करता। अगर मैं कहीं लिखूंगा अभी कि मेरे को अर्निंग हो रही है, अर्निंग, अगर मैं अर्न, एक मिनट रुको जरा, कि मैं कहीं पे अर्न कर रहा हूँ,
तो मैं ये थोड़ी लिखूंगा मैं 30,000 भी अर्न कर सकता था, बट मैं कह रहा मैं 50,000 अर्न कर रहा हूँ, मैं तो खाली लिखूंगा ना मैं 50,000 ही अर्न कर रहा हूँ। ओके, मैं खाली ये लिखूंगा, ये थोड़ी क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा। ओके, ये चीज आप समझ गए। फिर आता है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम कहना है डायरेक्टली कहना है ट्रेस कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। डायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि देखो आप लिखा है ना, विच आर इजिली आइडेंटिफाइबल एंड ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज पे हम डायरेक्ट ट्रेस कर पा रहे हैं कि अगर एक चीज बन रही है तो उसमें डायरेक्ट कितना खर्चा जा रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम कहना ट्रेस ही नहीं कर पा रहे कि हाँ भाई एक चीज तो बन गया, हमने एक कहना है यहाँ पे एक ये बॉक्स तो हमने बना लिया, बट हमको समझ ही नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर बॉक्स को बनाने के लिए हमारे कितना खर्चा लगा, हम समझ ही नहीं पा रहे इसको, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर डायरेक्ट कॉस्ट की पहले बात कर दी, यहाँ पे मैंने डायग्राम से भी समझा रखा है कि ये कि ये मशीनरी से एक लेबर ने 3 बॉक्स बनाए, 1, 2, 3, और इस लेबर ने उस 3 बॉक्स को बनाने के लिए हमसे 1500 पे किया। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ईच बॉक्स को बनाने के लिए 500 रुपीज लगे हैं। क्या ईच बॉक्स को बनाने के लिए 500 रुपीज लगे हैं? ठीक है, ये होगी डायरेक्ट कॉस्ट। हमें डायरेक्ट पता चला अगर हमारे पास एक लेबर है, हमारे पास एक एम्प्लॉय है, इसने हमसे 1500 रुपए लिए हैं एक मशीनरी से 3 डब्बे बनाने के लिए, तो ईच डब्बों की कॉस्ट 1500 मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चला डायरेक्ट कॉस्ट। बट यहाँ पर अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे है ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का एग्जांपल हो सकता है। फिर अगर बात करें इनडायरेक्ट कॉस्ट की तो ये आता है एडवर्टाइजमेंट। क्या एडवर्टाइजमेंट? इसके एग्जांपल क्या एडवर्टाइजमेंट की, एज सपोज करो कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे डब्बे बना लिए, बहुत सारे डब्बे बना लिए, और मैंने क्या नाम है इसकी एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए मैंने एक क्या नाम है होल्डिंग टाइप्स लगा दी। क्या नाम है वो जो फ्लाईओवर्स पे क्या नाम है मेन रोड्स पे हाईवेज पे होते हैं ना होल्डिंग, वो मैंने बैनर टाइप लगवा लिया है। अब मेरे को क्या पता है कि इस डिब्बे को बेचने के लिए इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये लोग आए हो, क्या पता वो मतलब नॉर्मल भी तो वो लोग खरीदते हैं ना सामान, जो थे उस एडवर्टाइजमेंट को देख के ये सारे लोग आए हो। तो हम तो बता नहीं कर पा रहे कि नहीं इस एडवर्टाइजमेंट में अगर मेरा 50,000 का क्या नाम है कॉस्ट गया है, तो हम मेरे को कैसे पता चलेगा 50,000 में से इस डब्बे को बेचने के लिए, इस डब्बे को या इस डब्बे को बेचने के लिए ये कॉस्ट लगा है ना, ये तो नहीं पता चला। डायरेक्ट नहीं हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उस एडवर्टाइजमेंट को देखते ही हमारे पास कितने लोग आए, कितने लोगों ने हमारे से वो बॉक्स परचेज किया, जितने लोगों ने हमारे वो सामान खरीदा है ना, डायरेक्टली तो नहीं समझ आ पा रहा ना। इसको बोलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि हमें समझ नहीं आ रहा कि अ, इस एडवर्टाइजमेंट से ही कितने हमारे डब्बे बेचे। तो अगर हमें पता चल जाता कि अगर 2 लोगों ने देखा तो हम आइडेंटिफाई कर पाता। ये सर सर समझा रहे हैं, एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है, कि 2 लोगों ने क्या नाम है डब्बे को इस एडवर्टाइजमेंट को देख के हमारे से ये खरीद लिया, तो हम बोल देंगे क्या नाम है इस एडवर्टाइजमेंट का दो दो लोगों ने देखा ना कि 1000 रुपए समझ लेते हैं ना, 1000 रुपए में से इनमें डाल देंगे तो 500 500 क्या नाम है 2 डब्बे में, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको क्या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे कि इसी क्या नाम है एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही हमारे पे कितना हमारी सेल हुई, कितना हमारा क्या नाम है पर यूनिट कितना हमारा खर्चा आया। ओके, फिर दूसरा आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट से समझ लो हिस्ट्री, मतलब हिस्टोरिकल मतलब पुरानी बात कर रहे हैं ना, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वहीं से आए हिस्टोरिकल कॉस्ट की, कि अगर हमने इन फ्यूचर, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कार खरीदी थी, इन फ्यूचर ये मैंने कार खरीदी थी, उस टाइम इसका रेट था, उस टाइम इसका रेट था 1 CR। ओके, 1 CR। ये आज से 10 साल पहले खरीदी थी मैंने। ठीक है, ये 2015 में खरीदी थी, 2015 में कार खरीदी, 10 साल पहले इसकी कार की प्राइस थी 1 CR। और इसको बोलते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट, जो बहुत पहले खरीदी थी हमने। और इसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर इसी कार को अगर मैं आज फिर से खरीदना चाहूँ, रिप्लेस करना ना इसी कार को अगर मैं फिर से खरीदना चाहूँ, ये कार अगर मैं फिर से खरीद रहा हूँ, तो अब ये कार मेरे को कितने की पड़ेगी? अरे ये कार क्या बन गया, तो सॉरी बन गया, ये तो स्केटबोर्ड बन गया। चलो वापस एक कार बनाते हैं। अगर इसी कार को आज मैं फिर से खरीदना चाहूँ तो अब मेरे को कितना कॉस्ट पड़ेगा? आप तो ये बहुत ज्यादा रेयर कार हो कि है ना, मैं आप बहुत एकदम रेयर एडिशन था कि अब ये कार मेरे को वापस मिल ही नहीं रही, तो इसका अगर प्राइस देखे तो क्या पता इसका प्राइस भर के 100 CR हो गया होगा, 100 CR हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, और क्या पता अगर आज के टाइम पे अगर इस कार को सेम खरीदते हैं तो फिर क्या पता इसकी प्राइस कम हो गई, या तो फिर प्राइस बढ़ गई होगी, या तो फिर प्राइस कम हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट वो जो कि हमने पहले खरीदा था, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसी चीज को अगर हम आज फिर से खरीदे तो हमारा कितना कॉस्ट है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये सिंपल था। फिर होता है इंडिविजुअल कॉस्ट और एक होता है सोशल कॉस्ट। इंडिविजुअल कॉस्ट वही कि हमने क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, हमारे पास बहुत सारे लेबर है, हमने इंडिविजुअल्स को हमने क्या नाम है सैलरी दे दी। ठीक है, हमने ईच को हमने क्या नाम है इसको भी 500 रुपये हमने दे दिया, इसको भी 500 रुपये दे दिया, इसको भी 500 रुपये दे दिया, इसको भी हमने 500 रुपये दे दिया। ये तो कि इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट के अंदर क्या आता है कि ये जो फैक्ट्री से धुआं वो निकला, ये धुआं निकला, इन्होंने हमारे क्या नाम है रिवर को गंदा कर दिया, इससे जो भी ये पोल्यूशन कर रहे हैं।
तो ये हमारे ये हमारे सोसाइटी को हार्म कर रहा है ना, ये हमारी सोसाइटी को हार्म कर रहा है। तो ये होता है हमारे लिए सोशल कॉस्ट, की इसकी वजह से जो भी पोल्यूशन हुआ वहां से हमारे यहाँ के लोगों को हेल्थ सॉरी, हम्म, हमारे यहाँ के लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यू हो गया। ये सब किसके अंदर आता है? सोशल कॉस्ट के अंदर आता है। कि इंडिविजुअल कॉस्ट तो कि हमारे फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं हमने उनको इंडिविजुअल पेमेंट कर दी, ठीक है, हाँ, तो हमें पता चला हमने कि ईच इंडिविजुअल को कितना पेमेंट किया, सबको 500 पेमेंट कर दिया, ये हो गया इंडिविजुअल कॉस्ट। बट उसी फैक्ट्री की वजह से जो भी पोल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, अच्छे से धुआं बनाते रहो। जो भी पोल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है, और जो भी क्या ना वाटर में वेस्ट, क्या नाम है, जो भी गंदगी फेंक रहे हैं वो लोग, उससे जो हमारे क्या नाम है सोसाइटी पोल्यूशन से जो हमारे सोसाइटी को हार्म पहुंच रहा है, हमारे आगे नॉर्मल पीपल्स को क्या नाम है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, वो सब क्या नाम है सोशल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था। अब जो आता है वो आता है मेन टॉपिक, यहाँ से आता है, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट से, अब द मेन टॉपिक। अब यहाँ से आप एकदम फोकस करके समझना है, अभी तक जितना पढ़ा वो सब नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर था, ये कितने टाइप की कॉस्ट होती है, कैसे कैसे कॉस्ट होती है, बट यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन भी पूछेंगे तो इसी टॉपिक से पूछेंगे, ओके। चलो आराम आराम से धीरे धीरे समझा दो। सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, देखो फिक्स से ही समझ आ रहा है कि ये फिक्स्ड है। देखो इट इज अ कॉस्ट विच इज डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, कि ये वो कॉस्ट है जो कि हम आउटपुट को बहुत ज्यादा इंक्रीज भी कर दे या बहुत ज्यादा कम भी कर दे तो भी चेंज नहीं होगा, वो खर्चा है। देखो जैसे कि रेंट, जैसे एग्जांपल से रेंट, अगर मेरे पास एक फैक्ट्री है, ये मेरे पास ये फैक्ट्री है, अगर इसका रेंट पर मंथ, ठीक है, उल्टा कैसे चला हूँ, समझ नहीं आ रहा। इसका रेंट अगर पर मंथ जाता है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जाता है, ठीक है, अगर इसका रेंट हर मंथ 1 लाख रुपए जाता है, तो फिर मैं अगर मैं कोई प्रोडक्शन करूँ, कोई भी मैं सामान बनाऊं ना बनाऊं, इसका रेंट तो उतना जाएगा ही जाएगा ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कितना अगर मैं 100 आउटपुट बना रहा हूँ, 100 आउटपुट, आउटपुट मतलब सामान की कितना मैं सामान बना पा रहा हूँ, कितनी मैं प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ, तो भी इसका क्या नाम है रेंट उतना ही जा रहा है, 1 लाख ही रुपए, 1 लाख ही जा रहा है। अगर वहीं पे मैंने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, अगर मैं अब 200 यूनिट्स बना 200 आउटपुट बना रहा हूँ, हम्म, तो भी मेरा रेंट कितना ही जा रहा है, तो भी तो मेरा रेंट उतना ही जा रहा है ना, 1 लाख ही रुपया जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम फिक्स कॉस्ट बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, विच डू नॉट चेंज विच चेंज इन आउटपुट, जो कि चेंज नहीं होता आउटपुट के चेंज होने से। चाहे मैं आउटपुट 100 बना रहा हूँ तो भी मेरा रेंट क्या नाम है 1 लाख ही जा रहा है। अगर मैं आउटपुट 200 यूनिट्स बना रहा हूँ, 200 आउटपुट बना रहा हूँ, 200 सामान बना रहा हूँ, तो भी मेरा रेंट उतना ही जा रहा है, ठीक है, एकदम फिक्स होता है। इसीलिए इसका कर्व कैसे होता है, पैरेलल टू एक्सिस, इसका कर्व देख सकते हो आप, क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है टीएफसी। हम्म, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या नाम है, ये हमारे क्वेश्चन में था, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में था 10,000, सॉरी लाख, 1 लाख, और ये क्या है रेंट का कॉस्ट है, रेंट, रेंट का कॉस्ट है। चाहे मैं कहना प्रोडक्शन में चाहे 100 यूनिट बनाऊं तो भी उतना ही रेंट जाएगा, अगर मैं 200 यूनिट बनाऊं तो भी उतना ही रेंट जाएगा, अगर मैं 500 यूनिट बनाऊं तो भी उतना ही रेंट जाएगा। ये रेंट भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो वैसे ही होता है ना, कि चाहे हम प्रोडक्शन करें ना, कुछ तो फिक्स बिल आएगा ही आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, यही सब था, ठीक है। और उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट, ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो समझ गए होगे मेरे हिसाब से आप, फिर आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल, वेरिएबल से हमें नाम समझ कि चेंज, ये क्या है, वेरिएबल, इस नाम से हमको पता चला चेंज, जो कि चेंज होता है, चेंज से समझ आ रहा है, वेरिएबल चेंज होता है। इट इज अ कॉस्ट विच चेंज इन आउटपुट, जो कि चेंज होगा आउटपुट के चेंज होने से, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या था, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कैसे, देखो अगर मैं एक मिनट वापस आ रहा हूँ। अगर मैं 100 आउटपुट बना रहा हूँ, 100 आउटपुट बना रहा हूँ, वही 100 आउटपुट बना रहा हूँ, तो मेरे को कितने का रॉ मटेरियल लग रहा है, तो मेरे को 500 रुपीज का रॉ मटेरियल लग रहा है, 500 रुपीज का रॉ मटेरियल लग रहा है, क्या है, रॉ मटेरियल मेरे को। अगर मैं 100 डब्बे बना रहा हूँ तो 100 डब्बे बना रहा हूँ तो मेरे को 100 रुपीज का क्या नाम है रॉ मटेरियल लग रहा है। अगर यहीं पे मैंने प्रोडक्शन को बढ़ा दी, और मैंने अपने क्या नाम है प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा दिया, अब मैं क्या नाम है 300 डब्बे बना रहा हूँ, कितने, 300 आउटपुट बना रहा हूँ, 300 आउटपुट, 300 आउटपुट बना रहा हूँ। तो आप क्या देखो, जब मैं 100 यूनिट बना रहा था तब मेरे को 500 रुपए का रॉ मटेरियल लगा, तो क्या मैं 300 बनाऊंगा तो भी 500 रुपए का रॉ मटेरियल, नहीं ना, अब तो मेरे को ज्यादा का रॉ मटेरियल लगेगा ना, जितना सामान बनाऊंगा उतना मेरे को ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा ना। तो ये क्या है, वही कॉस्ट है जो कि चेंज होती है, चेंज इन आउटपुट। अगर हमारा आउटपुट हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल था,
अगर हमारी जो आउटपुट है वो हमारा रॉ मटेरियल है, तो क्या नाम है, इसके चेंज होने से हमारे कॉस्ट पे भी चेंज आया। पहले 100 रुपए था, तो अब यहाँ पे यही कॉस्ट कितना हो गया होगा, 1200 मान लेते हैं, 1200 रुपए ये कॉस्ट हो चुका। अब मेरे को 1200 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है, 1200 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है मेरे को 300 इस बॉक्स को बनाने के लिए। ओके, ये 300 है नहीं, बट फिर भी समझाने लगा। 300 क्या नाम है, मेरे को रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है, तो ठीक है। जैसे ये इसके साथ कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, जैसे जैसे हमारा आउटपुट क्या नाम है इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे क्या नाम है हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। कि जितना पहले पहले मैं जब 100 आउटपुट निकाला था, तो मेरे कहने में 500 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा था। और जैसे जैसे मैंने फिर 300 आउटपुट बना, तो मेरा 1200 का रॉ मटेरियल, ठीक है। वैसे जैसे जैसे कहना है हमारा आउटपुट इंक्रीज किया, वैसे वैसे हमारा कहना है कॉस्ट भी इंक्रीज करे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी तो इंक्रीज करेगी ना, वो ज्यादा ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा हमको, तो ठीक है। तो ये सिंपल सा इतना ही था। विच इज चेंज विथ चेंज इन आउटपुट, वो कॉस्ट जो कि चेंज होती है विथ चेंज इन आउटपुट, कि हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो हमारे कहने में कॉस्ट भी बढ़ेगा, हमारा आउटपुट कम होगा। अब मैं पहले 100 यूनिट बना रहा था, अब एग्जाम्पल के लिए मैं अगर 10 यूनिट बना रहा हूँ, तो भी 500 रुपए का खर्चा थोड़ी आएगा, तब तो 500 रुपए से कम का खर्चा आएगा ना, ठीक है। तो 500 रुपए खर्चा नहीं होती, कि अगर मैंने अपना आउटपुट भी कम कर दिया, तो मेरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ओके, मेरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर बट इसमें मेन बात क्या है, इसका डायग्राम, इसका जो ये जो डायग्राम है, ये इसमें सबसे मेन चीज है, डायग्राम। और इसका जो क्या नाम है, ये टेबुलर फॉर्मेट। ओके, तो इसमें हमें सबसे मेन चीज समझनी है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हमको समझना है, ये जो टीवीसी है, इसका क्या नाम है, एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि पहले तो इंक्रीज करते हैं डिमिनिश, जो पहले खर्चा होता है हमारा कम खर्चा होता है, कम कम कम, फिर एक पॉइंट पे आके ये खर्चा बहुत इंक्रीज हो जाता है, फिर एकदम इस इंक्रीजिंग रेट से हमारा खर्चा बढ़ने लग जाता है। तो अगर इस एग्जांपल के देखें, जब मैं जीरो आउटपुट कर रहा हूँ, जब मैं कुछ सामान ही नहीं बना, तो मैं खर्चा भी जीरो ही आ रहा है, ठीक है। जब मैंने एक आउटपुट बनाया, कि मैंने जब अपना आउटपुट इंक्रीज कर दिया +1, तो मेरा खर्चा 10 हो गया, लेकिन हमें +10, तो मेरा खर्चा 10 रुपए से बढ़ गया। फिर मैंने अगर एक और आउटपुट बढ़ा दिया +1, तो मेरा खर्चा 8 रुपए से बढ़ा, कितने से, 8 रुपए से। पहले 10 था, तो 18 हो गया, मतलब 8 रुपए से मेरा खर्चा बढ़ गया। मैंने एक और आउटपुट बना दिया, तो अब मेरा खर्चा कितना, 6 रुपए से बढ़ गया, +6। ओके, अभी तो देख लो डिमिनिश रेट से, पहले 10, फिर खर्चा और कम हो गया, फिर और कम हो गया, मतलब पहले 10 था, फिर 8, फिर 6, मतलब हमारे टीवीसी इंक्रीज तो कर रहा है, बट डिमिनिश रेट से, मतलब घटते, मतलब पीठ झुका के, मतलब कम 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 से इंक्रीज करे, एकदम से इंक्रीज नहीं कर रहा। फिर अगर मैंने एक और यूनिट बनाया, अब यहाँ पे आती है जो लाइन देख रहे हो, अब यहाँ से अभी तो इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पे, अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज करा था। आई डोंट सी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। ओके, अब तीन की इसके डिमिनिशन है, बट अब देखो यहाँ से 24 से 34, मतलब कितना का जंप किया इसने, +10 का। देखो अभी तो 10 था, अब 10 से सीधा 6 था, अभी 6 से सीधा 10 हो, मतलब इंक्रीज हुआ है ना। अब पहले तो 6 से भर रहा था, अब सीधा 10 से भर गया, तो क्या है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद क्या नाम, 34 से सीधा 50, अभी +16, क्या 16। ओके, मतलब क्या नाम है, आप पहले 10 से भरा, अब सीधा 16 से भरा, तो आपके इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करा है इस वाले पोर्शन पे। तो की टीवीसी क्या नाम है, दो तरीके से बताया, पहले इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट, क्या, और टीवीसी वैसे पहले इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट, जब तक ये ग्रीन वाला है आप देख रहे हो, जब तक ये है, तब तक इंक्रीज करा डिमिनिशिंग रेट। जैसे ही क्या नाम है, और जैसे हमने कुछ लेवल और प्रोड्यूस किया, हम प्रोड्यूस तो करते जा रहे हैं, तो उसके बाद इंक्रीज करे इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज करे इंक्रीजिंग, पहले 10 हुआ, फिर 16 हो गया। ओके, यही था, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पे जिस पर कलर चेंज करके इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग। ये सब आपने ना एग्जाम में लिख के आना। ओके, तो इसी का हम ये डायग्राम में कर दे रहे हैं। यहाँ पे कॉस्ट है, ये कॉस्ट कौन सा, हमारी टीवीसी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हम आउटपुट प्रोड्यूस करा, हमें क्या नाम है, पहले तो जीरो कुछ नहीं प्रोड्यूस किया, तो हमें कॉस्ट भी कुछ नहीं है। फिर हमने 1 प्रोड्यूस किया, फिर 2, 3, 4, 5। ओके, हमने 5 यूनिट टोटल प्रोड्यूस करी है। जब हमने क्या नाम 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो हमारा थोड़ा सा कॉस्ट हुआ है। फिर जब 2 यूनिट किया, तो थोड़ा सा और कॉस्ट बढ़ गई, फिर 3 पे थोड़ी सी और कॉस्ट बढ़ गई, और जब 4 पे थोड़ी सी कॉस्ट, और फिर 5 पे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ गया। अगर यहाँ पे 5 करता, कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ गया, 4 यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग रेट से कॉस्ट बढ़ गया। ओके, और जिस पॉइंट पे देखो, अभी तक तो क्या नाम है, इंक्रीज पीट झुका के करे, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करे। जिस पॉइंट पे इसने अपना कर्व चेंज किया ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। जिस पॉइंट पे अगर कोई भी कर्व अपने स्लोप को चेंज कर दे, पहले अगर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करे, फिर डिमिनिशिंग हो गई, तो वो पॉइंट भी हो सकता है। जिस पॉइंट पे उसने इंक्रीजिंग से डिमिनिश में कन्वर्ट हो गया, तो फिर जो पहले डिमिनिशिंग से इंक्रीज करे, फिर इंक्रीजिंग हो गई, देखो ऐसे ऐसे इंक्रीज एकदम सीधे।
तो उस पॉइंट जिस पॉइंट पे कोई भी कर्व अपना क्या नाम है कर्व को चेंज करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं इसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ तक है ना हमारा जो टीवीसी है ये इंक्रीज करे डिमिनिशिंग रेट। एक मिनट दूसरे पेन से ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा टीवीसी इंक्रीज करे डिमिनिशिंग रेट और यहाँ से इंक्रीज करे इंक्रीजिंग रेट। अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं, हाँ तो आपको डायग्राम से भी समझ रहे हो कैसे इंक्रीज करें, इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग INCR इंक्रीजिंग रेट, ओके। यहाँ पे इंक्रीज करे डिमिनिशिंग रेट। चलो ठीक है। फिर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद हमको बना टोटल कॉस्ट। क्या टोटल कॉस्ट का सिंपल सी बात है। टोटल कॉस्ट मतलब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, ओके। तो टोटल कॉस्ट का सिंपल फॉर्मूला भी लिख रखा है। और टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर ये देखो आउटपुट जीरो, हम आउटपुट बना पहले 0 1 2 3 4, ठीक है। जिस पॉइंट पे आउटपुट हमारा जीरो होता है उस पॉइंट पे टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं। जिस पॉइंट पे हमारा आउटपुट आउटपुट हमारा जीरो होता है उस पॉइंट में हमारा टोटल कॉस्ट इक्वल होता है टोटल फिक्स्ड, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ओके। इसको याद रखना, जिस पॉइंट पे हमारा आउटपुट जीरो होता है उस पॉइंट पे हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या नाम है इक्वल होता है टोटल कॉस्ट की, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कुछ लगा ही नहीं ना हमारा, ठीक है। फिर उसको सिंपल से टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए क्या नाम है, टोटल कॉस्ट के लिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारा हर टाइम सेम ही है। देखो इसमें भी सो ही है, इसमें भी सो ही है, इसमें भी 100 100 100 सब में सेम ही है। बट वेरिएबल कॉस्ट हमारा चेंज हो रहा है कि जब हम पहले 1 यूनिट प्रोड्यूस 0 यूनिट प्रोड्यूस करते तो कोई कॉस्ट नहीं हुआ। जब हमने 1 यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस किया मतलब 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो हमारे 10 रुपए का खर्चा है। तो इन दोनों को ऐड करके 110 आ गया। फिर कह रहे हैं 100 प्लस में 18 ऐड करके 118 आ गया। सेम मतलब इन दोनों का एकदम सेम, मतलब इन दोनों को ऐड कर करके ये हमारा आ जा रहा है, ओके। तो हमारे वेरिएबल खाली वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, जिसके कॉस्ट के चेंज होने से हमारी जो टोटल कॉस्ट है ये भी चेंज हो रहा है। पहले क्या नाम है 10 था, फिर 110 हो गया, 10 से इंक्रीज कर गया, फिर ये 18 से इंक्रीज कर गया, फिर 24, फिर 34, फिर इंक्रीज ना, इंक्रीज के नाम पे कुछ और नहीं लिखते मैंने, इसके लास्ट की डिजिट लगी। चलो ठीक है। आपने देखा कि क्या नाम है इंक्रीज कर रहा है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पे टोटल फिक्स कॉस्ट है जो कि हमारे एग्जांपल में यहाँ पे 100 रुपीज है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि 100 रुपीज जो कि चेंज हो रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि हर यूनिट पे चेंज हो रहा है। 1 यूनिट पे कुछ जीरो, 0 यूनिट पे तो जीरो ही था, 1 पे कुछ, 2 पे कुछ, 3 पे कुछ, 4 पे एंड 5 पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है। और ये दोनों जो है ये आपस में पैरेलल होते हैं। क्या ये होता है आपस में पैरेलल। इनके बीच के कौन सी इनके जो बीच का डिस्टेंस एकदम कांस्टेंट होता है, CONSTANT कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच के डिफरेंस क्या है, TFC। ये डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, TFC। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन TC एंड TVC इज TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपस में क्या नाम कांस्टेंट होते हैं, पैरेलल होते हैं दोनों आपस में। TC और TVC आपस में पैरेलल होते हैं, कि उनके बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या नाम हमेशा इनके बीच में फिक्स कॉस्ट रहता है और फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होता है, इसीलिए क्या नाम है ये दोनों आपस में पैरेलल होता है। इसका भी शेप इन्वर्टेड ऐसी है। अरे मैं तो पहले बताना भूल ही गया था। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है इन्वर्टेड एस, इन्वर्टेड INVERT, इन्वर्टेड एस शेप होता है इसका। याद रखें इन्वर्टेड एस शेप होता है। और क्या नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी इन्वर्टेड एस शेप होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट का भी और टोटल कॉस्ट का भी इन्वर्टेड एस ही होता है, इन्वर्टेड INVERT, इन्वर्टेड एस शेप ही होता है, शेप। हम्म, ओके। यहाँ तक आया, आप एकदम अच्छे से समझ गए हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि कह रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट सबसे पहले जो कि चेंज नहीं होता, कह रहे हैं हमारे आउटपुट के चेंज होने से वो पहले टू एक्स एक्सिस होता है। चाहे हमारा आउटपुट कितना भी इंक्रीज करे कितना भी डिक्रीज करे तो हमारे कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि रेंट समझ सकते हैं, फैक्ट्री का रेंट, ओके। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल जितना क्या नाम हम जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन कम करेंगे जितना आउटपुट हम कम प्रोड्यूस करेंगे उतना हमारा कम कॉस्ट आएगा। फिर टोटल कॉस्ट, इसके अंदर बेसिकली सम होता है किसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का। इसके अंदर क्या नाम है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट
कॉन्स्ट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के इस कंडीशन के अंदर, और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों आपस में क्या नाम है पैरेलल होते हैं, और दोनों आपस में पैरेलल होते हैं कि उनके बीच के डिफरेंस कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट डिफरेंस क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि हमारे एग्जांपल में यहाँ पे 100 है, जो कि एकदम फिक्स है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 100, जो कि एकदम हमेशा फिक्स होता है। वही डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीसी एंड टीबीसी इज टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये आपस में कांस्टेंट होता है। अगर ये इन्वर्टेड है, सी भी इन्वर्टेड है, और ये क्या नाम है, ये वहां से स्टार्ट होता है, टोटल कॉस्ट वहां से स्टार्ट होता है जहां से क्या नाम है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है। ये 100 से स्टार्ट हो, यहाँ पर अगर 100 है तो ये 100 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी कुछ थी ना, तो जीरो थी, तो टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ के बाद इन्वर्टेड एस होता है, और इनके बीच का डिस्टेंस एकदम सेम होता है। ठीक है, फिर अब हमको एवरेज कॉस्ट करना है। यही सब हमने तो फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट पे टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमको एवरेज करना है, क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ओके, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट सबसे पहले हम बात करें एवरेज एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो बेसिकली होता है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट कितना खर्चा आ रहा है, कि अगर एग्जांपल की समझे तो पर यूनिट कितना खर्चा आ रहा है, कि इसमें क्या करना होता है, टोटल फिक्स को डिवाइड करना पड़ता है आउटपुट से। अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल की मेरा रेंट जा रहा है 100 रुपए, जो हमने वहाँ पे क्वेश्चन में भी लिया था, और हम आउटपुट कितना इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं 5। ओके, तो अगर मैं यहाँ से अगर सॉल्व करूँ तो मेरे क्या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगा, टीएफसी हमारे कितना है 100 रुपए, और हमारा आउटपुट कितना जनरेट कर रहा है 5। अगर मैं इसको काट दूं तो क्या आएगा यहाँ पे 20। ओके, तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया 20। ये 20 क्या है कि मैं पर यूनिट कितना, क्या नाम है, पर यूनिट कितना खर्चा आ रहा है। अगर मैं एक डब्बा बना रहा हूँ, अगर मैं एक डब्बा बना रहा हूं तो उसके लिए भी 20 रुपए लग रहा है, दो डब्बा बना रहा हूँ तो उसके लिए 20, तीन डब्बा, ऐसे करके अगर पूरे 5 डब्बे बना देंगे हम, 5 डब्बे, तो अब इन सबका कॉस्ट मिला देंगे तो 100 रुपये हो जाएगा। कि पर यूनिट कितना खर्चा, मतलब पर डब्बे को बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि पर डब्बे को बनाने के लिए हमारे को अब कितना 20 रुपए का खर्चा आ रहा है। पर डब्बे को बनाने के लिए हमारे को 20 रुपए का खर्चा आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पर यूनिट कितना खर्चा आता है, इसको एवरेज फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं हम, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको। और ठीक है, इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है ये एकदम डाउनवर्ड स्लोप है, इसको हम रेक्टेंगल हाइपरबोला, इसके स्लोप का कर्व का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाम याद रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर एमसीक्यू में पूछे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट के कर्व का नाम क्या है, उसको इसके स्लोप कैसे कहते हैं, तो उसका स्लोप का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये भी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की वेरिएबल करें, पर यूनिट को बनाने के कितना वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर एग्जांपल ले, इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम समझते हैं हमारा टीवीसी हमारे कितना आ रहा है 50 रुपए, कितना है हमारा टीवीसी और 50 रुपए आ रहा है। हम कितना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं, आउटपुट आउटपुट हम जनरेट कर पा रहे हैं 5। ओके, तो इसका भी सेम फॉर्मूला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू में 50/5। क्या कि टीवीसी, हमारा टीवीसी था 50 और हमारा आउटपुट था 5। ये था हमारा 50 और ये था हमारा 5, तो इसको हम काट देंगे तो यहाँ से आ गया 10। या यहाँ से आ गया 10, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया हमारा 10। कि अगर मैं 5 डब्बे बना रहा हूँ, 5 डब्बे को बनाने के लिए ईच डब्बे पे मेरा 10 रुपए लग रहा है। क्या? 5 डब्बे बना रहा हूं तो मैं ईच डब्बे को बनाने के लिए 10 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो अगर यहाँ से देखें तो ईच डब्बे पे कितना 10 रुपए है, 10 रुपए, 10 रुपए, मतलब सब पे 10 रुपए का ईच खर्चा आ रहा है। ठीक है, इसका यू शेप होता है, इसका क्या नाम है डायग्राम, मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कैसे शेप होता है, यू यू एस एच ए पी, यू शेप होता है। ओके, सिंपल से था, इसके डायग्राम है तो ये यू शेप में होता है। वो रेक्टेंगल आपको बोला था। फिर अगला आता है एवरेज कॉस्ट, क्या नाम है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, या तो फिर हम क्या नाम है, ये भी टोटल क्या नाम है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है पर यूनिट टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको। कि अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो उसके लिए क्या नाम है, टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है, कि एक डब्बे को बनाने के लिए एक्चुअल में टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है, वो भी कह सकते हैं। और दूसरे निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी हम ऐड कर दे तो सेम ही आता है। ठीक, अगर हम निकालें यहाँ से कि सबसे पहले तो टीसी कैलकुलेट करते हैं हम। टीसी क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम अब ऊपर वाले एग्जांपल से ले तो हमारा क्या था, हमने फिक्स कॉस्ट लिया था 100 रुपीज और हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या था 50। तो हमारा टीसी कितना आ गया, टीसी आ गया हमारा 150। ओके, और आउटपुट कितना जनरेट कर रहे थे हम, आउटपुट आउटपुट हम 5 यूनिट 5 यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे थे ना। अगर यहाँ से हम यहाँ पे निकाल दो थोड़ा सा, हम्म, अगर यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ तो अब मेरे को क्या निकालना है, एसी, एसी एवरेज कॉस्ट। हमको एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, और यूटी टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। हमारे कंडीशन में एसी एवरेज कॉस्ट
150 था टीसी, 150, और क्या नाम है कितना आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं 5, तो अगर इसको काटूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 30। ओके, पहला पहला तो ये था कि हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर मैं 5 डब्बे बना रहा हूँ तो 5 डब्बे को बनाने के लिए ईच डब्बे पे 30 रुपए का खर्चा है। क्या, अगर 5 डब्बे बना रहा हूँ तो ईच डब्बे को बनाने के लिए कितना 5 रुपए का खर्चा है, इसको बोलेंगे हम एवरेज कॉस्ट। कि हमारे ईच डब्बे पे 30 रुपए का खर्चा है, 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए। पहला तरीका तो ये था यार, फिर दूसरा तरीका भी था जो कि यहाँ पे है दूसरा तरीका, तो जूम कर देता हूँ। एवरेज कॉस्ट प्लस में एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमारा एवरेज कॉस्ट कितना है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा एवरेज कॉस्ट आया था 30 रुपीज, 25 रुपीज, प्लस में हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आया था 5 रुपए, जो यहाँ पर था ना। अरे 10 रुपए, हाँ सॉरी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आया था 20 रुपए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट आया था हमारा 20 रुपीज और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आया था 10 रुपया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा हमारा 30, जो कि इक्वल है क्या नाम है एसी। और इसमें हमारा भी एसी कितना आ रहा है 30। अगर हम दोनों तरीके से करें तो सेम ही आंसर आएगा। तो फिर हम क्या नाम टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट कर लिया, तो फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करें तो भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, इसका कर्व भी कैसे होता है, इसका कर्व भी यू शेप होता है, यू एस एच ए पी ई। इसका कर्व आप ध्यान रखना है ऐसे, ऐसे यू शेप में थोड़ा सा। ओके, यू शेप में खाली ए एफ सी का कर्व थोड़ा रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, और बाकी बाकी एवरेज कॉस्ट का भी यू शेप होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी यू शेप होता है, ठीक है। खाली ए वी सी, ए एफ सी, सॉरी ए एफ सी एवरेज फिक्स होता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, ऐसे टाइप में, ऐसे ऐसे। और बाकी सबका यू शेप होता है, सबका यू शेप होता है, इसका भी यू शेप है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी यू शेप है। ओके, और एवरेज कॉस्ट का भी यू शेप है, ठीक। खाली एवरेज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का होता है रेक्टेंगल हाइपरबोला, ऐसे। चलो आगे, अब यहाँ तक हमने क्या नाम है सारे कॉस्ट पढ़ लिए, तो अब इसको एक ही बार में सारे डायग्राम्स के अंदर क्या नाम है, हमें इन सब चीज को पढ़ना है। इसके अंदर एवरेज कॉस्ट भी पढ़ना है, ये रहा हमारा एवरेज कॉस्ट जो कि यू शेप है, यू शेप है। ओके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो कि रेक्टेंगल हाइपरबोला, ये वाला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये रेक्टेंगल हाइपरबोला, रेक्टेंगल एच वाई, यार हाइपरबोला। अरे आप समझ जाना स्पेलिंग। ओके, रेक्टेंगल हाइपरबोला, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, तो यू शेप होता है थोड़ा, ये नाइकी जैसा होता है। कैसे नाइकी कैसा साइन होता है ना, तो नाइकी जैसे थोड़ा सा यू शेप होता है। ओके, तो इसके बीच का हमें बस रिलेशन पढ़ना था। तो अगर ये बनाने के लिए भी आ सकते हैं तुमको, ये तीनों कॉस्ट बनाने के लिए आ सकते हैं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाए। सबसे पहले तुमको ये कहना है ऊपर ये जो चांद जैसा बनाना है, ये क्या है? ये चांद जैसा तुमको एवरेज कॉस्ट बनाना है, एवरेज कॉस्ट बनाना है सबसे पहले चांद जैसा। फिर उसके बाद तुमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाना है, एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बना थोड़ा नाइकी जैसा। ये दोनों आपस में क्लोज आते हैं, बट ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब आपस में चिपकते नहीं। क्यों इंटरसेक्ट इसलिए कभी नहीं करते, ये एसी और ए बी सी, ए बी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एकदम पास तो आ जाएंगे, देखो एकदम पास तो आ जाएंगे, ये हाँ इतना भी पास आ जाएंगे, बट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ए एफ सी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नेवर भी जीरो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नेवर भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जब ये जीरो ही नहीं होगा तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, पास आ जाएंगे एकदम, ऐसे एकदम पास आ जाएंगे, एकदम पास आ जाएंगे। अरे, पास से दूरी कर रहा हूँ मैं थोड़ा। एक मिनट, सॉरी, ऐसे एकदम पास आ जाएंगे, बट ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आपस में दोनों इंटरसेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच के डिफरेंस होते हैं ए एफ सी एवरेज फिक्स कॉस्ट, और एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए क्या नाम है ये पास आएंगे बट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, फिर दूसरा हमें क्या नाम कॉस्ट बनाना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये रेक्टेंगल यहाँ पे बोला होता है, इसका डायग्राम भी याद रख लेना। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये है ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये एवरेज फिक्स हो, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट एवरेज कॉस्ट का मिनिमम होता है, बस इतना याद रखना है। जिस पॉइंट पे इन पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट इसका एवरेज कॉस्ट का मिनिमम होता है, ये इसका एकदम मिनिमम पॉइंट। अगर इसको मैं ऐसे ज्वाइंट कर ले यहाँ से, तो ये मिनिमम हो जिस पॉइंट पे ए सी, ए बी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज, अरे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होते हैं। इक्वल कैसे लगाना था, इक्वल मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट के, मतलब इस पॉइंट पे तो दोनों इक्वल ही होंगे ना, इस पॉइंट पे तो ए बी सी और ए एफ सी दोनों सेम ही होंगे, है ना। तो उस पॉइंट पे हमारा ए सी मिनिमम होता है।
उस पॉइंट में हमारे एसी मिनिमम होता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। इसके अंदर बस इतना ही था। वापस से को बस समझाता हूँ। सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए आए, तो यहाँ पर अगर हम छोटा सा डायग्राम बनाए तो सबसे पहले एसी बनाना हमको, चंद्रमा टाइप होता है। फिर हमें एक नाइकी का साइन बनाना है, जिस नाइकी का साइन क्या है, AFC ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाइकी का साइन बना दिया हमने। ये तो बहुत ज्यादा नाइकी लग गया है, इतना भी नहीं। तो यू शेप में, तो यू शेप में हमने नाइकी का साइन बना दिया। ये है ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों आपस में पास आएंगे बट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कौन में होता है, AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो कि कभी भी जीरो नहीं होता है, इसलिए आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक राइट एंगल हाइपरबोला वाला बना देना हमको ये क्या है, AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट एकदम मिनिमम होता है। AC का, एवरेज कॉस्ट का, वो एकदम मिनिमम पॉइंट होता है। इस चीज को याद रखना। ये इसका क्या है, मिनिमम पॉइंट है, ये इसका है। अगर हम लिखे तो सी, ये इसका मिनिमम। चलो, इसके अंदर इतना ही था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको मार्जिनल कॉस्ट पता है, एडिशनल कॉस्ट भी कह सकते हो, कि एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट की अगर एक और यूनिट कर रहे तो एडिशनल में कितना कॉस्ट आ रहा है, इसको ऐसे कह सकते हैं। इसका सिंपल सा होता है, क्या नाम है, सिग्मा एमयू। अगर सारे एमयू को हम प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, TBC, टोटल वेरिएबल। देखो 10 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 16 कर देते हैं, 50 के इक्वल आ जाएगा। नंबर सिग्मा इन सबको सम कर देंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा, एंड वाले के इक्वल आ जाएगा। इसमें हटा देते हैं। हम्म, ठीक। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और क्या नाम है, और एमसी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एमसी को निकालने का TVC n में TVC n-1। ओके, ये तो हर जगह यही फॉर्मूला होता है, TVC n-, अच्छा, जिस जिसमें मार्जिनल कॉस्ट होता है, TVC n-, तो सिंपल सा ये भी था मार्जिनल, मार्जिनल कॉस्ट। इसका भी यू शेप ही होता है। इसका भी कैसा शेप होता है, इसका भी यू शेप ही होता है, USHAPE। तुमको बस इतना ही याद रखना है, जैसे AFC है, AFC उसका ही खाली कहने में एक रेक्टेंगल हाइपरबोला शेप होता है, ऐसा सा। बाद बाकी सबका AC, ABC और मार्जिनल कॉस्ट, इन सबका यू शेप ही होता है। इन सबका यू शेप ही होता है, यू शेप ही होता है। ओके। बाकी सबका यू शेप भी होता है। और जो एरिया अंडर MC है, देखो ये जो एरिया, ये भी याद रखना है, एरिया अंडर MC इज TBC। ये जो एरिया अंडर MC है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, TBC। ये सब क्या है, TBC। क्यों, क्योंकि इन सबको ही तो ऐड करके MC के अंदर क्या है, MC के अंदर ये सब, इन सबको ही तो ऐड करके आ रहा है ना MC। इसके अंदर TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और MC इज द स्लोप ऑफ TVC। दो चीजें याद रखना है, एक तो एरिया अंडर एरिया अंडर MC कर्व इज TVC। पहली बात, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। दूसरा, MC is a slope of TVC, is a slope of TVC, total variable cost। दो चीज याद रखना, MC is a slope of total variable cost, और area under MC curve is TVC। ओके, देखो, और ये क्यों होता है, क्या कहता था, हाँ, ये क्यों होता है, क्या नाम है, इसके एरिया का, इसके जो अंदर अंदर का एरिया है, ये TVC क्यों है, क्योंकि MC इन सबको ऐड करके तो आ रहा है। अगर सिग्मा MC कहते हैं, इन सबको जोड़ दे तब तो TVC आ रहा है, तो इन सबको जोड़ के तो TVC आ रहा है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा, TVC आएगा। देखो, पहले यूनिट पे क्या नाम था, 0। दूसरे पे क्या नाम है, जब हमने एक और यूनिट ऐड किया तो 10। ठीक है, तो अब इसके जो बीच का जो डिफरेंस है, अगर इसका हम डिफरेंस निकाले, इसका डिफरेंस ही तो ये आ रहा है ना, 10। इसका अगर 18 और 10 के बीच का डिफरेंस देखे तो 8। 24 और 18 के बीच का डिफरेंस देखे तो 6। ओके, ये क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। TC n-1 TVC n-1, ये इसके एमसी निकालने का फॉर्मूला। और सिग्मा MU, मतलब MC लिखना था, मार्जिनल कॉस्ट लिखना था, MC यहाँ पे MC सिग्मा MC इक्वल्स टू में TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बस इसके अंदर इतना ही था। फिर उसके बाद ये लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट, फिर ये पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म। क्या है इसका टॉपिक, इसके अंदर सारे हैं, क्या ना, इसके अंदर खाली हमें ए, अरे यार, ये ABC बहुत दिमाग में आ रहा है खाली। AFC को हटा के हमने क्या रिप्लेस कर दिया, MC। बस बाकी वो एवरेज कॉस्ट वही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वही है, खाली हमने क्या नाम है, MC लिख दिया है, ABC को हटा के। ठीक है, अब इसको पढ़ना है हमें। तो सेम कर्व बनाना था सबसे पहले, तो ABC का यू शेप होता है, सेम कर्व बना दिया हमने। ABC का भी हमने एक नाइकी वाला साइन बना दिया, और एक इन दोनों को काटने के लिए हमने, इन दोनों को बीच से काटने के लिए हमने क्या बना दिया, MC, मार्जिनल कॉस्ट।
ठीक है, सबसे पहले अगर हम बनाए तो सबसे पहले हमको ये बनाना है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। दूसरा बनाना है हमको यही नाइकी वाला साइन थोड़ा सा, ये एबीसी। और तीसरा बनाना है हमको एमसी, एमसी, एमसी। इसके अंदर तुमको तीन चार बात याद रखनी है। सबसे पहली बात ये, जिस पॉइंट पे एमसी कट करता है एसी और एबीसी को, आ गया पेन? जिस पॉइंट पे ये जो एमसी कट कर रहा है एसी, इस डायग्राम में आपको लगना रहा बट ये होता है जिस पॉइंट पे एमसी कट कर रहा है एसी और एबीसी को, वो उनका मिनिमम पॉइंट होता है। ये इसका मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम। और ये क्या नाम है, एबीसी का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम है, मिनिमम पॉइंट। ओके, जिस पॉइंट पे एबीसी, सॉरी, जिस पॉइंट पे एसी कट करता है एवरेज कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, उनका नाम मिनिमम पॉइंट होता है। और पहले, जब तक, आगे में हिल कैसे आ रहा है, हाँ, जब तक क्या नाम है एवरेज कॉस्ट, जब तक ये मार्जिनल कॉस्ट लेस देन होता है एवरेज कॉस्ट के, ये देखो इस मार्जिनल कॉस्ट अभी कम है और एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है ना, उस टाइम तक क्या नाम है एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करता है, उस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट फॉल करता है। ये तो फॉल कर रहा है ना, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है। और उस टाइम में वेरिएबल कॉस्ट भी फॉल करता है। ठीक है, जैसे क्या नाम है इसको कट करने के बाद क्या नाम है, अब एमसी इज ग्रेटर हो गया, एमसी क्या नाम है, एमसी ग्रेटर हो गया ए बी सी के, ए बी सी के और एसी के। उस पॉइंट में दोनों राइज करना स्टार्ट कर दे, दोनों राइज करना स्टार्ट कर दे, एसी भी राइज करता है और एबीसी भी राइज करता है। तो सिंपली मैंने आपको ये बताया कि जिस पॉइंट पे एमसी लेस देन होता है एसी के, उस पॉइंट पे एसी एवरेज कॉस्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिख रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, ये ऐसे डिक्रीज कर रहा है, फॉल कर रहा है, एकदम डिक्रीज कर रहा है, ऐसे एकदम डिक्रीज कर रहा है। यू कैसे, यू शेप कैसे होता है, यू पहले तो कम होता है, फिर क्या नाम है मिनिमम हो जाता है, फिर एकदम हाई चले जाते हैं, यू शेप ऐसा होता है ना। तो ये डिक्रीज कर रहा है जब तक क्या नाम है एमसी लेस देन है। यहाँ पे एमसी हमारा कम है, जब तक एमसी कम है उस पॉइंट तक क्या नाम है डिक्रीज करते हैं। जिस पॉइंट पे काट देता है एमसी, वो उसका मिनिमम पॉइंट हो जाता है एसी और एबीसी का। तो जैसे क्या नाम है काट के आप एमसी ग्रेटर हो गया, उस पॉइंट पे एसी और एबीसी राइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी चीज को मैंने आपको समझाया कि जिस पॉइंट पे एमसी, अरे समझ ही नहीं आया, वापस मैं को लिखता हूँ एक मिनट, थोड़ा जूम करके अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं वापस से। जिस पॉइंट पे हमारा एमसी लेस देन होता है एसी के, उस पॉइंट पे एसी विल डिक्रीज, विल डिक्रीज कह सकते हैं, फॉल कह सकते हैं, फॉल करता है उस पॉइंट पर। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हमारा एमसी ग्रेटर हो जाता है एसी के, उस पॉइंट पे एसी विल राइज, विल राइज बढ़ना स्टार्ट कर देता है। पहले कैसे, पहले ऐसे फॉल करता है, फिर ऐसे राइज करना स्टार्ट कर देता है। तो फॉल वाला पार्ट है, ये वाला इसको डोनेट कर रहा है, और जो क्या नाम है राइज वाला पार्ट है, ये इसको डोनेट कर रहा है। जहाँ पे एमसी इज ग्रेटर देन एसी, तो यहाँ पे एमसी इज लेस देन एसी, लेस देन दिस है, लेस देन एसी। ओके, तो यहीं के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और हाई को लिख देते हैं जब क्या नाम है एम सी इक्वल टू ए सी। ये जब कट कर रहे थे इस पॉइंट में तो दोनों इक्वल ही होंगे ना, उस पॉइंट पे ये मिनिमम होता है, ए सी इज मिनिमम। हाँ, तो बस यही एनालाइज था। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसका ही वन शॉट था, पता नहीं मेरे को अभी कितना टाइम का ये वीडियो बन चुकी है। इस बात में मैंने सोचा था 30 मिनट के अंदर कवर हो जाएगी, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। बट आई होप आप लोगों को समझ आएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए स्टडी करो, बाय बाय, एग्जाम में एकदम मस्त फोड़ देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा कॉलेज की एग्जाम था जिससे लेट हो गया, बट अदरवाइज ये 15 मिनट की वीडियो बन गई, कोई बात नहीं, आप लोग कर लेना। ओके, बाय।